देखो रिपल्शन में क्या होता है, जैसे ये दो चुंबक है N और S, है ना। अगर मैं इस ध्रुव को पास में लाऊंगा इसके, तो बेटा क्या होगा, आकर्षण होता है, पर ये अपने को चाहिए नहीं। तो रिपल्शन मोटर में कुछ नहीं करता हूं, मैं इस तरह से करता हूं कि मैग्नेट में विपरीत ध्रुव उत्पन्न कर देता हूं, है ना। यानी कि S है तो बेटा ये क्या करेगा, रिपल्स करेगा और इसके माध्यम से घूमेगा, है ना। उसी तरह बेटा चुंबक के अंदर चुंबकीय पदार्थों का एक और गुण होता है, उसको बोलते हैं रिलेक्टेंस का गुण, हिस्टेरेसिस का गुण, है ना। तो बेटा इसके आधार पर दो और प्रकार की मोटर बनाई जाती है, जिन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एकल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो आज का टॉपिक है साथियों एकल फेज सिंक्रोनस मोटर। आओ जानते हैं एकल फेज सिंक्रोनस मोटर, है ना। सर थ्री फेज के जैसे इसमें भी होती है, बिल्कुल बेटा, इसमें भी एकल फेज में भी थ्री फेज के समान सिंक्रोनस मोटर होती है। चलिए देखते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा यही एग्जाम में आता है कि बताओ कितने प्रकार की एकल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, जिसकी गति हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है ना। तो बेटा एकल फेज में ये दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखना एकल फेज में, यानी कि यह कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। फिर देखो मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंक्रोनस मोटर जो एकल फेज में होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। अब आपको पूछेगा कौन कौन से प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना बेटा, पहली होती है आपकी रिलेक्टेंस और दूसरी होती है हिस्टेरेसिस। सर ये तो चुंबक के गुण है, तो बिल्कुल बेटा, अगर आपने चुंबक ढंग से पढ़ी है तो इसको आपको समझने से कोई नहीं रोकता, है ना। तो बेटा चुंबक के आधार पर ही होती है ना। मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट लिखूंगा बेटा आपको, टू द पॉइंट, है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये भी क्या है बेटा, अलग अलग तरह से बनाई जा सकती है ना, इनका कोई फिक्स तरीका नहीं है, पर होगी दोनों सिंक्रोनस, ठीक है। इसलिए बेटा मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो पहली होती है रिलेक्टेंस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर। और आपकी दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। अब देखो रिलेक्टेंस का गुण याद करते हैं आप, देखो किस पे, ये दोनों किस पर आधारित होती है, ये वास्तव में दोनों चुंबकीय प्रॉपर्टीज पर आधारित होती है। वैसे तो सभी होती है, लेकिन ये धातु के अंदर, यानी कि जिस पदार्थ की चुंबकीय समर्था होती है ना बेटा, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो लिखना बेटा यह दोनों मोटर ही, यह दोनों मोटर ही चुंबकीय चुंबकीय गुणों को, चुंबकीय गुणों को प्रयोग में लेकर बनाई गई है, प्रयोग में लेकर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, और वैसे बेटा इसकी कोई फिक्स संरचना होती नहीं है, लेकिन मैं आपको आईटीआई दृष्टि में जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना बेटा, उसमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला पढ़ते हैं बेटा रिलेक्टेंस मोटर, है ना, यानी कि जो रिलेक्टेंस पर थोड़ा सा समझो बेटा। मुझे बताओ, एक ऊष्मा है, आप कमरे के बाहर सूर्य भगवान है ना बेटा, आप गेट क्यों बंद करते हो, ताकि बाहर से ऊष्मा नहीं आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप रजाई क्यों ओढ़ते हो, ताकि सर्द हवा अंदर ना आए। इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा बेटा क्या होती है, वो हमेशा क्या होगी, उच्च से निम्न की तरफ आ जाएगी। एक और एग्जांपल लो, जैसे एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है बेटा, ज्ञान कहाँ जाता है, टीचर से स्टूडेंट की तरफ। कभी देखा है स्टूडेंट से टीचर की तरफ जा रहा है, नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमेशा ऊर्जा बड़े से छोटे की तरफ जाती है कि नहीं। तो बेटा वही सिद्धांत इसी का है। रिलेक्टेंस में क्या होगा बेटा, जो चुंबकीय एयर गैप होगा ना, वहां से कहाँ की तरफ जाएगी, ये कम से ज्यादा की तरफ नहीं, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। यानी कि जहां पर रिलेक्टेंस यानी कि बाधा ज्यादा है, वहां से कम बाधा की तरफ जाएगी। अगर ये चीज समझ में आई है तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, अब लिखो बेटा रिलेक्टेंस मोटर। पहला, रिलेक्टेंस मोटर, है ना। अब रिलेक्टेंस बेटा और कुछ नहीं है, इसको ऐसा समझो, इसको बोलो बाधा वाली मोटर, है ना।
यानी कि इसके पास प्रॉब्लम ज्यादा है, ज्यादा प्रॉब्लम से कम प्रॉब्लम वाली, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत सही। अब देखो पहले इसकी संरचना समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं बेटा, हर मोटर के जैसे इसके अंदर भी एक स्टेटर पार्ट होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल। हर मोटर के जैसे इसका भी स्टैंड होगा, बिल्कुल होगा। हर मोटर के जैसे बेटा इसके पास भी एक स्टेटर की संरचना होगी तो होगी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा ये समझो, ये स्टेटर है। इस तरह से मैं बना दूं, कोई दिक्कत है क्या? सर इसके स्टेटर में भी रनिंग और मेन वाइंडिंग होगी, बिल्कुल बेटा इसके स्टेटर में भी रनिंग वाइंडिंग भी होगी और मेन वाइंडिंग भी होगी, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर इसमें वाइंडिंग करूंगा, बिल्कुल इसमें आप वाइंडिंग करेंगे। ये लो वाइंडिंग करने के लिए मैंने क्या बना दिया, शॉर्ट बना दिया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब सर इसके अंदर भी दो प्रकार की वाइंडिंग होगी, रनिंग और मेन, बिल्कुल बेटा रनिंग और मेन वाइंडिंग होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर इसका रोटर कैसा होता है, तो देखो बेटा इसके बीच के अंदर क्या बना होता है, शाफ्ट। ये शाफ्ट क्या होता है, जो घूमेगी ना बेटा वो शाफ्ट। ये लो, ये क्या बन गई बेटा, शाफ्ट। क्या बन गई, शाफ्ट, जो घुमाएगा, ठीक है। अच्छा, इस शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, इस शाफ्ट के ऊपर बना हुआ होता है रोटर। इस शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, रोटर होता है। बात समझ में आई? बिल्कुल। और रोटर की संरचना कैसी होती है बेटा, रोटर की संरचना होती है ऐसे। सर रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग होती है, बिल्कुल होती है। तो बेटा ये क्या है, आपकी शाफ्ट, और ये क्या है आपका रोटर, और ये क्या है आपका स्टेटर, है ना? ठीक है। अब सर यहाँ रिलेक्टेंस कहाँ लग रहा है, बताओ तो जरूर बताओगे। सॉरी, माफ कीजिए। तो देखो ये आपकी कौन सी मोटर होगी बेटा, रिलेक्टेंस मोटर। अब ये चलेगी कैसे, उस पे चलेंगे, ठीक है। अब उससे पहले बेटा रिलेक्टेंस मोटर को आप समझे, उससे पहले आप ये समझे। अब देखो बेटा, इस रिलेक्टेंस मोटर को समझे उससे पहले ये समझे कि बेटा घूमेगा कौन, ये रोटर घूमेगा। मैं इस रोटर को बाहर ले आता हूँ, इस ए रोटर को मैं बाहर ले आता हूँ। बाहर आ जाओ भैया रोटर। तो रोटर बाहर आके मुझे किस तरह से दिखेगा बेटा, ये रोटर, ये इस तरह से बाहर आया, आया। ये मैंने क्या किया बेटा, इस रोटर को मैं बाहर ले आया और यहाँ शाफ्ट लगी हुई है ना। अब देखो मुझे ये बताओ, सिंपल सा मुझे ये बताओ, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो बेटा ये क्या है, ये कोई ना कोई धातु का बना है ना। ये कोई ना कोई धातु का बना है। 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 इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर रिलेक्टेंस क्या है, ज्यादा है, प्रतिष्ठम क्या है, ज्यादा है। यहाँ रिलेक्टेंस क्या है बेटा, ज्यादा है। हाँ, और आपको ये भी पता है कि बेटा इन दोनों के बीच में क्या है, ये वायु है सर, वायु है ना। सर वायु के अंदर रिलेक्टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे वायु के अंदर रिलेक्टेंस, इस धातु के अंदर जो रिलेक्टेंस है बेटा इससे क्या होता है, कम होता है कि नहीं। हाँ, और ऊष्मा बेटा हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। तो बेटा यहाँ पर भी ये क्या करेगा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आने की कोशिश करेगा। बेटा ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर। ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर। ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर। अब आप गौर से देखो, ये वापस यहाँ यहाँ यहाँ। बेटा ये घूम गया कि नहीं रोटर। जब चुंबकीय क्षेत्र बनाओगे तो बेटा ये रोटर कम रिलेक्टेंस को फॉलो करते करते घूमने लगेगा। वापस सुनो, ये रोटर है, ये धातु है, इसका प्रतिष्ठम ज्यादा है, इसकी बाधा ज्यादा है, इसका रिलेक्टेंस ज्यादा है। बेटा एयर का इससे कम है, तो बेटा जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना तो ये यहाँ आने की कोशिश करेगा। ये वाला पंखड़ा है ना, यहाँ आने की कोशिश करेगा, ये यहाँ, इस तरह ये घूमने लगेगा। कहां से कहां बेटा, ज्यादा रिलेक्टेंस से कम रिलेक्टेंस की तरफ घूमने लगेगा। बस बेटा यहीं से इस मोटर का जन्म होता है और इसे बोला जाता है रिलेक्टेंस मोटर, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा इसकी संरचना से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं वो बताता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आओ सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा संरचना। संरचना, सबसे पहले इसकी संरचना से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा रिलेक्टेंस मोटर का स्टेटर क्या होता है। नॉर्मली हर मोटर का स्टेटर क्या होता है, बंद होता है, लेकिन बेटा रिलेक्टेंस मोटर का स्टेटर क्या होता है, खुला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय फील्ड को क्या करना है, फैलाना है। तो बेटा पहला पॉइंट पूछा जाता है, रिलेक्टेंस मोटर का स्टेटर कैसा होता है, तो ध्यान रखना इस मोटर का स्टेटर खुले प्रकार का होता है। इस मोटर का स्टेटर कहाँ है, ये देखो बेटा खुले प्रकार का है कि नहीं, ठीक है। हाँ, इस मोटर का स्टेटर खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है। बेटा संरचना से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
संरचना से क्वेश्चन आता है। अब देखना, अब इसके अंदर ये घूमेगा क्या? भाई आप सप्लाई कौन सी दोगे? सिंगल फेज से दोगे, तो बेटा घूमेगा किससे? प्रेरण के प्रभाव से घूमेगा। तो लिखना बेटा, तथा प्रेरण के प्रभाव से बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब इस पे सप्लाई दोगे ना बेटा, ये लो सप्लाई दे दो, ठीक है। और बेटा जब इस पे सप्लाई दी जाती है ना, हाँ, ये मान लो यहाँ से आपने एसी दे दी, ठीक है। तो बेटा जब इसको सप्लाई दोगे ना, तो इसमें प्रेरण के प्रभाव से बेटा क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बनेगा किस प्रभाव से? प्रेरण के प्रभाव से। तो लिखना बेटा, इस स्टेटर में, स्टेटर खुले प्रकार का होता है तथा प्रेरण के प्रभाव से क्या बनता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। क्या सर इसे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसके स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? तो बेटा इसके स्टेटर में, यानी कि इस स्टेटर के पोलों के अंदर भी दो प्रकार की वाइंडिंग होगी, एक रनिंग और एक मेन, ठीक है। देखो बेटा, इसका स्टेटर है ना, उसके अंदर भी दो प्रकार की वाइंडिंग होगी। देखो इसके स्टेटर में इस तरह के पोल है? तो इस पे भी बेटा दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक रनिंग और एक मैं इस कलर की बना देता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई बेटा आपकी? मेन वाइंडिंग। और ये क्या हो गई? रनिंग वाइंडिंग। तो बताओ, ये जो स्टेटर के पोल है, इस पोल के अंदर दो वाइंडिंग है कि नहीं? ये स्टेटर का पोल है, तो बेटा इस पोल के ऊपर भी क्या है? दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक है रनिंग, एक है मेन, ठीक है। इस स्टेटर पे भी कौन सी है बेटा? दो वाइंडिंग है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? पूछा जाता है, तो लिखना बेटा, इसके स्टेटर पर भी रनिंग तथा मेन वाइंडिंग प्रकार की दो वाइंडिंग होती है। इस मोटर के स्टेटर पर भी रनिंग तथा स्टार्टिंग रनिंग तथा स्टार्टिंग दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या पूछेगा? और बस ये आपको ये संरचना से ये पूछ सकता है, ये कितने प्रकार की होती है? तो बेटा ये दो प्रकार की होती है, एक स्थायी स्प्लिट संधारित्र प्रकार की और दूसरी होती है स्प्लिट प्रकार की, है ना। तो लिखना बेटा, संरचना के आधार पर, अक्सर बेटा सिर्फ नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो संरचना के आधार पर यह कितने प्रकार की होती है बेटा? यह दो प्रकार की होती है। फिर से कह रहा हूं बेटा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो पहले प्रकार की कौन सी है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट प्रकार की कौन सी है? स्थायी स्प्लिट संधारित्र रन प्रकार का स्थायी स्प्लिट। इसका मतलब जान बताता हूं बेटा। और संधारित्र संधारित्र रन प्रकार की, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, ये स्थायी स्प्लिट संधारित्र रन क्यों नाम रखा? क्योंकि बेटा शुरुआत में क्या होती है, इसके स्प्लिट को स्थायी करके प्रेरण मोटर की तरह चालू किया जाता है। देखो ये कौन सी है बेटा आपके पास? मेन वाइंडिंग। और ये कौन सी है? रनिंग वाइंडिंग। तो बेटा इसकी सबसे पहले मैंने इन वाइंडिंग को स्प्लिट किया होगा, बांटा होगा, है ना। तो बेटा क्या बोलोगे? स्थायी स्प्लिट, है ना। और फिर जैसे कैपेसिटर रन मोटर चलती है ना, वैसे ये चलने लगेगी, है ना। तो बेटा इसका नाम क्या है? स्थायी स्प्लिट संधारित्र रन, ठीक। चलिए अगली कौन सी है बेटा? अगली कौन सा प्रकार है? स्प्लिट फेज प्रकार। अगला कौन सा प्रकार है? प्रकार दूसरा कौन सा है बेटा? स्प्लिट फेज प्रकार। मतलब इसमें ये संधारित्र नहीं होता है, केवल बेटा इन फेजों को स्प्लिट करके ये मोटर बनाई जाती है, ठीक है। ठीक है, अब बेटा इसकी कार्य प्रणाली को हम समझते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ ऐसी कौन सी मोटर होता है जिसका स्टेटर खुला होता है? क्या बताओगे? रिलेक्टेंस मोटर। रिलेक्टेंस मोटर मूल रूप से क्या है? तो क्या बताओगे? सिंक्रोनस मोटर। रिलेक्टेंस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कौन से सिद्धांत पर? बेटा रिलेक्टेंस के सिद्धांत पर। अच्छा, मुझे ये पूछेगा आपको कि बताओ कि रिलेक्टेंस मोटर में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है? तो बोलना पोल पे।
रिलक्टेंस मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो बोलना 2, रनिंग और स्टार्टिंग। देखो सारे पॉइंट लिखे हैं मैं, ठीक है? ये कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। पहली कौन सी बेटा? स्थायी स्प्लिट, और दूसरी कौन सी होगी? स्प्लिट फेज प्रकार की, है ना? समझ गए? समझ गए। अब बेटा इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। टू द पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। कार्यप्रणाली, ठीक है? अगर कार्य सिद्धांत पूछे तो रिलक्टेंस का सिद्धांत यहाँ लिख देता हूं, फिर आप भूल जाओगे। अगर कार्य सिद्धांत पूछेगा तो क्या बोलोगे बेटा? ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रिलक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन बेटा अगर ये कार्य प्रणाली पूछे तो देखो ये दोनों अलग है। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली पूछे तो क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले आप क्या करते हो? टॉर्क सदैव बेटा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के जो भी टॉर्क होता है, चाहे ऊष्मा हो, चाहे टॉर्क हो, चाहे धारा हो, वो हमेशा क्या होती है बेटा? उच्च से निम्न की तरफ होती है। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है? देखो इसका कार्य सिद्धांत क्या हो, चाहे धारा हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे क्या हो बेटा? चाहे टॉर्क हो, है ना? अपने को तो टॉर्क का मतलब है, ये टॉर्क हो, सदैव क्या होता है बेटा? सदैव, सदैव उच्च विभव से, यानी कि उच्च मात्रा से, उच्च दाब से निम्न की तरफ, निम्न की तरफ, की तरफ प्रवाह होते हैं कि नहीं? प्रवाह होता है ना? उसी प्रकार, उसी प्रकार बेटा आपका जो ये टॉर्क होगा ना, टॉर्क सदैव क्या करेगा बेटा? सदैव चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में क्या होगा? उच्च रिलेक्टेंस से निम्न रिलेक्टेंस की तरफ होगा। उच्च रिलेक्टेंस से किसकी तरफ बेटा? निम्न, निम्न रिलेक्टेंस की तरफ होगा, कि और गमन करेगा, और गमन करेगा। गमन का मतलब होता है बेटा जाना, गमन करता है। अब ध्यान रखना बेटा, ये टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब आप सभी जानते हैं, टॉर्क का अर्थ क्या होता है बेटा? क्या होता है? टॉर्क का अर्थ होता है बेटा घूर्णीय बल, है ना? घुमाने वाला बल, घूर्णीय बल होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखना बेटा आराम से, समझ गया? टॉर्क क्या होता है बेटा? घूर्णीय बल होता है। अब देखना क्या होगा। अब इसका मतलब सर ये यहाँ कहाँ काम आया ये सिद्धांत? तो देखो मेरी बात सुनो। अब ये टॉर्क किस पर लगेगा? रोटर पे। तो लिखना बेटा, यदि सिंगल फेज सप्लाई दी जाएगी, देते हैं, तो क्या होता है बेटा? स्टेटर पर क्या बनता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तथा इस चुंबकीय क्षेत्र को, इस जता इस फ्लक्स को, फ्लक्स को जब रोटर काटता है, रोटर काटता है, तो क्या होता है बेटा? तो क्या होता है? इस रोटर में यानी कि आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। तो आर्मेचर में फ्लक्स छेदन से, फ्लक्स, तो आर्मेचर में फ्लक्स छेदन से क्या होता है बेटा? टॉर्क उत्पन्न होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। अब आप सबको पता है बेटा, पहले बैक ईएमएफ आएगा, फिर धारा आएगी, फिर क्या बनेगा? उस पर फील्ड बनेगा, ये सब पता है आपको, है ना? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो क्या होगा बेटा? फ्लक्स छेदन से टॉर्क आएगा, से टॉर्क आता है, तथा यह टॉर्क की दिशा, यह तथा इस टॉर्क की दिशा,
तथा इस टॉर्क की दिशा हमेशा क्या होती है बेटा, कम कम प्रतिष्ठम यानी कि रिलेक्टेंस की तरफ होगी, प्रतिष्ठम रिलेक्टेंस की तरफ होगी। अभी बताता हूं बेटा, रिलेक्टेंस की तरफ होगी। अब बताओ रोटर किसका बनेगा, तो रोटर तो आपके वही, चाहे आप किसी का बना लो, चुंबकीय पदार्थ, चाहे आप लोहे का बना लो, किसी का भी बना लो, स्टील का बना लो, है ना। अब देखना बेटा, इसका मतलब सर आपका ये रोटर है, इसका मतलब 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 ये रोटर है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, थोड़ा सा अच्छा बनाओ, बिल्कुल अच्छा बना लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये ये ठीक है। अब देखो अब तो रोटर जैसा लग रहा है ना, हाँ सर अब थोड़ा सा रोटर जैसा लग रहा है, तो बस थोड़ा सा लगेगा तो आंसर आ जाएगा। अब मान लो बेटा ये रोटर है, और ये रोटर की क्या है, शाफ्ट है। ये रोटर की क्या है, शाफ्ट है। ये पूरा क्या है, पूरा क्या है बेटा, रोटर है। अच्छा, अब रोटर किसी चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बिल्कुल सर, रोटर चुंबकीय पदार्थ का बना है, बना है। अब देखो यहां पर देखो बेटा, ये इसके बाहर भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। लेकिन सर ये घूमेगा कैसे, ये घूमेगा कैसे, मैं बताता हूं देखो। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉर्क इसके आसपास होगा वो बेटा हमेशा कम प्रतिष्ठम को फॉलो करेगा। तो मुझे बताओ ये कोई पदार्थ है, तो यहाँ पदार्थ की प्रतिबाधा ज्यादा होगी कि यहाँ पर? तो आप कहोगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पदार्थ है। तो लिखना बेटा, ये रोटर है, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, उच्च प्रतिष्ठम, यानी कि उच्च प्रतिष्ठम, उच्च रिलेक्टेंस होगा, है ना। अब देखो इस धातु की अपेक्षा बेटा वायु का प्रतिष्ठम क्या होता है, कम होता है कि नहीं? भाई ये देखो, प्रतिष्ठम का मतलब बाधा। अब जैसे आप जा रहे हो, है ना, आपके सामने मैंने क्या एक रख दी, लोहे की मीनार रख दी, तो आप उसको जा पाओगे क्या? नहीं। लेकिन आपके सामने वायु पड़ी तो आप आराम से जा पाओगे, आपके सामने वायु है तो आप आराम से जा पाओगे। जा रहे हो कि नहीं? जा रहे हैं। लेकिन यही मैंने अगर लोहे रख दिया तो नहीं जा पाओगे। तो बेटा इसे ही कहते हैं प्रतिष्ठम, है ना, समझ गए? अब देखो ये क्या है, वायु है, क्या है, वायु। और बेटा ये क्या है, कम प्रतिष्ठम है, यानी कि कम प्रतिबाधा है ना। हाँ, तो देखो बेटा इसके पास फ्लक्स तो ऑलरेडी है, क्यों? क्योंकि स्टेटर पे दिया, स्टेटर के साथ इसके पास आ गया फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स के पर टॉर्क कैसे लगेगा, ये टॉर्क यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये पंखुड़ी यहाँ आने की कोशिश करेगी कम प्रतिष्ठम की तरफ, ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, और बेटा ये यहाँ आने की कोशिश करेगा। इस तरह मेरा रोटर घूमना चालू कर देगा। समझ में आया? तो बेटा ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर, इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। इसका क्या क्या है बेटा, सिर्फ कम प्रतिष्ठम की तरफ ये रोटर आगे आएगा और रोटर घूमना चालू कर देगा, रोटर घूमना चालू कर देगा। अब देखो बेटा, आपके इससे संबंधित पॉइंट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, है ना। तो आवश्यक पॉइंट ये होगी कंप्लीट। अब लिखो बेटा आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य। बेटा क्या लिखोगे, पहला यह एक क्या है बेटा, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। कौन सी बेटा, रिलेक्टेंस। क्यों? क्योंकि ये अपने आप चल रही है समान गति से रिलेक्टेंस को लेते लेते, है ना। हाँ, सिंक्रोनस मोटर है सर। और इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है बेटा, ध्यान रखना। इस प्रकार की मोटर की दक्षता, शक्ति गुणांक प्रेरण मोटर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना, इस प्रकार की मोटर की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी और शक्ति गुणांक, ठीक है, और टॉर्क और ये सब क्या होता है बेटा, समान क्षमता के लिए। ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, समान क्षमता के लिए क्या होता है बेटा, प्रेरण मोटर से कम होता है, प्रेरण मोटर से कम होता है, लेकिन गति इसकी बराबर रहती है, प्रेरण मोटर से कम होता है। बेटा ये शब्द ध्यान रखना, कम होता है, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये कम क्यों होता है? अरे भैया, प्रेरण में तो आपके पास रोटर शॉर्ट सर्किटेड था, वहां पर आप घुमा रहे थे। बेटा ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, ये अपने आप घूमेगा उससे, रिलेक्टेंस के प्रभाव से। तो मेरी बात सुनो, एक तो बेचारा अपने आप घूम रहा है,
और एक को आप शॉर्ट सर्किट करके फटाफट घुमा रहे हो, तो बेटा किसका टॉर्क ज़्यादा होगा? तो उसी का ज़्यादा होगा। तो ये बेटा वायु के प्रभाव से चल रही है, रिलक्टेंस के प्रभाव से चल रही है, इसलिए बेटा ये क्या होती है? कम टॉर्क वाली या कम क्षमता वाली होती है। ठीक है? तो ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कारण क्या है बेटा? क्योंकि इसकी दक्षता कम इसलिए होती है, इसलिए ओहो! इसकी दक्षता इसलिए कम होती है क्योंकि इसकी रोटर को, क्योंकि उन समय तो केज प्रकार की थी, है ना? इसकी रोटर को, इसकी रोटर पर टॉर्क शॉर्ट सर्किटेड शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किटेड चालक की तुलना में क्या होता है बेटा? कम लगता है। शॉर्ट सर्किटेड चालक की तुलना में, शॉर्ट सर्किटेड चालक का मतलब क्या? केज प्रकार का, है ना? ध्यान रखना बेटा, केज या स्लिप रिंग प्रकार की तुलना में कम लगता है, की तुलना में क्या होता है बेटा? कम होता है। ये लो भैया आपकी मोटर कंप्लीट। उसमें तो क्या था बेटा? शॉर्ट सर्किटेड चालक था, तो वहां पे टॉर्क ज्यादा लग रहा था, इसमें कम लगेगा। क्यों? क्योंकि बेचारी अपने आप चल रही है ना? इसकी दक्षता इसलिए कम होती है क्योंकि बेटा इसकी रोटर शॉर्ट सर्किटेड चालक की तुलना में क्या होती है बेटा? कम होती है। ठीक है? इसकी टॉर्क ध्यान रखना। ठीक है? अब बेटा इसमें अगले प्रकार की मोटर है, वो कौन सी है? हिस्टेरेसिस मोटर। चलिए आ जाओ पढ़ लेते हैं। अगली मोटर कौन सी है? हिस्टेरेसिस मोटर। दूसरी, ये भी क्या है? सिंगल फेज। सर ये भी क्या सिंक्रोनस है? बिल्कुल ये भी सिंक्रोनस है। तो पहली पढ़ा दी मैंने, दूसरी होती है बेटा, दूसरी हिस्टेरेसिस मोटर। सर ये भी क्या चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है? बिल्कुल बेटा, यह भी चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है? अब लिखो बेटा, इस तुल्यकालिक मोटर में स्टार्टिंग स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग देते हो? 3 वाइंडिंग। पहले लिखो फिर समझ लेना। तो लिखो, यह भी एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर है। अब सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? जो बेटा समान गति से चलती है। ध्यान रखना, ये आप सब जानते हैं। ठीक है? बहुत सही। ठीक है? अब इसमें फर्क क्या होती है बेटा? उसके स्टेटर पे तो क्या थी? रनिंग और स्टेटिंग वाइंडिंग थी, और इसमें क्या है बेटा? 3 फेज वाइंडिंग। ठीक है? तो लिखना बेटा, इसके स्टेटर पर क्या की जाती है? 3 फेज आपूर्ति दी जाती है इसके। तो सर ये सिंक्रोनस मोटर क्यों कहलाएगी? बताता हूँ। इसके स्टेटर पर क्या दी जाती है बेटा? 3 फेज वाइंडिंग दी जाती है। दी जाती है। बताओ क्यों दोगे? 3 फेज वाइंडिंग क्यों देंगे स्टेटर पे? जल्दी बताओ। क्योंकि 3 फेज से क्या बनता है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है? हाँ, ताकि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सके। जा सके। अच्छा सर, इसके रोटर के बारे में बताओ। रिलक्टेंस का रोटर तो कैसा था? आधा कटा हुआ, फिर खुला, फिर कटा हुआ, फिर खुला। इसका मतलब क्या है? उसका कम रिलक्टेंस वाला पार्ट था। बेटा इसका रोटर क्या होगा? हमेशा इसका रोटर में क्या होगा बेटा? स्थायी ध्रुवता के पोल बनाते हैं। अब देखो, याद रहे हिस्टेरेसिस मोटर में, मोटर के रोटर पर, अब ये रोटर बेटा क्या है? आप खुद बनाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस का गुण चाहिए मुझे। तो बेटा आप अगर एसी बनाओगे तो प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। तो मुझे ऐसा चाहिए जिसका रोटर हमेशा फिक्स रहे। तो फिक्स इसमें रहता है डीसी में। याद है? लिखो बेटा, याद रहे हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर सदैव क्या होता है बेटा? स्थायी प्रकृति का होता है। सदैव स्थायी पोल प्रकृति का होता है। स्थायी पोल प्रकृति का होता है। अब मुझे बताओ, मान लो ये आपका है स्टेटर, इस पे 3 से सप्लाई दे दी। बेटा ये है आपका रोटर,
इस पे मुझे स्थायी पोल बनाने हैं, यानी कि यहाँ हमेशा n रहे या हमेशा s बने रहे। बेटा ये कब होगा? जब इसको कैसे उत्तेजित करोगे? इसको किससे करोगे बेटा? DC से। किससे करोगे? DC से। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। ठीक है, तो बेटा इस पर क्या दी जाती है? अतः स्थायी पोल के लिए बेटा इस पर क्या की जाती है? DC आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्थायी पोल वाला है। अब देखो, स्थायी पोल वाला या तो आप DC सप्लाई दे दो, है ना? या फिर मैं एक और तरीका कर सकता हूँ ना, इसको हटा दो और मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बेटा? परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेता हूँ। तो भी स्थायी ध्रुव बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? हाँ, तो बेटा ध्यान रख लेना कि यहाँ क्या होगा, इस प्रकार इसमें DC की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? स्थायी ध्रुवता वाले पोल होते हैं। अतः अतः इस पर DC की आवश्यकता नहीं होती। DC सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। भाई आवश्यकता नहीं होती, है ना? इसका मतलब थोड़ा सोचो बेटा, यहाँ पर DC की सप्लाई की जरूरत नहीं है और स्थायी ध्रुवता है, यानी कि इसका रोटर कैसे बनेगा? स्थायी चुंबक से बनेगा और स्थायी चुंबक का BH वक्र क्या होता है? बड़ा। आ जाओ। अतः ये बेटा सारे पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तो मोटर समझ में नहीं आएगी। अतः रोटर को सदैव किससे बनाएंगे बेटा? सदैव किससे बनाएंगे? परमानेंट मैग्नेट से बनाएंगे। परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक से बनाएंगे। स्थायी चुंबक से बनाते हैं, से बनाते हैं। और बेटा आप जानते हैं स्थायी चुंबक का BH कर्व क्या होता है? मोटा होता है। अतः और हम जानते हैं कि जो आपकी स्थायी चुंबक होती है ना बेटा, स्थायी चुंबक, है ना? ये मैं 100 बार पढ़ाता हूँ बेटा। इस स्थायी चुंबक का जो BH कर्व होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। BH यानी कि इसके लॉसेस ज्यादा होते हैं। भाई ये इसकी जनन का कारण है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? बहुत पतला होता है। याद आया? इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, विद्युत चुंबक। और ये क्या है बेटा? स्थायी चुंबक। ध्यान रखना, ठीक है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा। अतः रोटर को सदैव परमानेंट या स्थायी चुंबक के बनाते हैं और हम जानते हैं स्थायी चुंबक का BH कर्व कैसा होता है बेटा? BH वक्र कैसा होता है? मोटा होता है। BH वक्र कैसा होता है बेटा? मोटा होता है। और बेटा यहीं से हमें समझ में आया कि जिसका BH वक्र मोटा होगा बेटा, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर चुंबक का गुण, स्थायी चुंबक का गुण ज्यादा होगा। समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आया? ठीक है। यानी कि यहां से मुझे समझ में आया कि अब मैंने इस रोटर पे क्या किया बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ का बनाया, है ना? अब समझ में आ गया? अब रोटर में मैंने क्या बनाया? स्थायी चुंबक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्थायी चुंबक से बनाने में एक दिक्कत आ गई। क्या आ गई बेटा? इस दिक्कत कि इसमें तो ज्यादा मैग्नेटिज्म आएगा नहीं, है ना? तो बेटा अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जो इसको मैग्नेटाइज तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये अपना कहना माने। तो बताओ, फेरोमैग्नेट आपका कहना मानता है, अनुचुंबकीय मानता है या प्रतिचुंबकीय? सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा मानते हैं अनुचुंबकीय। तो इसलिए मैंने क्रोमे स्टील काम में ली। समझ में आया? आपको कोई पूछेगा कि जरूरत तो क्या थी बेटा स्थायी चुंबक की, लेकिन अपन ने क्या काम में लिया? क्रोमे स्टील। क्यों? क्योंकि मुझे उससे मैग्नेटिज्म बनाना है। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे इस मोटर में? अतः अतः प्रेरण में कोई समस्या ना आए, समस्या ना आए। अतः अतः हम रोटर के रूप में रोटर के रूप में एक विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का चुंबक काम में लेते हैं। चुंबक काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, जिसका जिसका नाम क्या होता है बेटा? क्रोमे स्टील। क्या नाम होता है बेटा? जिसका नाम क्या होता है? क्रोम स्टील। क्रोम
स्टील, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या होता है बेटा? क्रोम स्टील। ये नाम पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इसका इसका बीएच वक्र बीएच वक्र कुछ अच्छा होता है, अच्छा होता है, तथा साथ ही साथ ही बेटा ये कौन सा पदार्थ है? ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ भी है। साथ ही बेटा ये क्या है? यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब वैज्ञानिक चालू है, देखो बना दिया ना, अनुचुंबकीय पदार्थ भी है, पदार्थ भी है, ठीक है। अब पहले तो अपन ने क्या सोचा था कि यार हिस्टेरेसिस मोटर है तो परमानेंट मैग्नेट ले लेता हूं, लेकिन बेटा यहाँ पर इंडक्शन सही नहीं हो पाता, इसलिए हमें चाहिए था अनुचुंबकीय। तो एक नया पदार्थ आया बेटा, उसका नाम पूछा जाता है, तो क्या है? क्रोमे स्टील, जिसमें इंडक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि ये अनुचुंबकीय भी है और साथ में इसका बीएच वक्र भी बेटा क्या है? अच्छा है। समझ में आया? आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अनुचुंबकीय पदार्थ ले लिया और इसके चारों ओर अब देखो अनुचुंबकीय है, यानी कि फिर से थोड़ा तो हिस्टेरेसिस कम होगा, तो बेटा इसके हिस्टेरेसिस गुण को उत्पन्न करने के लिए अपन क्या लगाएंगे? इसके चारों ओर रिंग लगाते हैं, ठीक है। तो लिखना बेटा, अब इसके चारों ओर क्या लेते हैं बेटा? उच्च हिस्टेरेसिस पदार्थ से निर्मित रिंग लगाते हैं, ठीक है। अब अब इसके चारों ओर उच्च हिस्टेरेसिस पदार्थ। अब उच्च हिस्टेरेसिस पदार्थ आपको क्या पता कैसे होंगे? जल्दी से बताओ। हिस्टेरेसिस पदार्थ, अब वो पदार्थ बेटा जिसके अंदर जो हिस्टेरेसिस गुणांक होता है ना, स्टीफन्स कांस्टेंट, उसका मान ज्यादा हो। याद है? हाँ बेटा, नीटा, इसका मान क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। उस हिस्टेरेसिस पदार्थ जिसका नीटा का मान क्या हो बेटा? ज्यादा वाला वाले पदार्थ वाले रिंग के घेरे लगाते हैं, घेरे यानी कि टर्न्स लगाते हैं, रिंग के टर्न लगाते हैं। समझते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। उच्च हिस्टेरेसिस यानी कि जिसका गुणांक ज्यादा हो, यहाँ लिख देता हूं बेटा। नीटा का मतलब क्या है? उच्च हिस्टेरेसिस गुणांक नियतांक, गुणांक नियतांक वाले पदार्थ का बेटा क्या करते हैं? उसके घेरे लगाते हैं। लगा दिए? वाले के क्या करेंगे बेटा? घेरे लगाएंगे। अब क्या होगा? साथ ही ध्यान रखते हैं कि बेटा रोटर में किसी तरह की वाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये घेरे लगा दिए ताकि हिस्टेरेसिस का गुण ज्यादा हो, ताकि ताकि किसमें बेटा? इस क्रोम स्टील में, ताकि क्रोम स्टील में क्या हो बेटा? हिस्टेरेसिस गुण ज्यादा हो, हिस्टेरेसिस गुण ज्यादा हो। ज्यादा उत्पन्न हो। अब देखो बेटा, इस मोटर की खास बात क्या है? ना तो इस पे वाइंडिंग होती है, ना तीत कटे हुए होते हैं। तो लिखो, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगले पॉइंट पे लिखता हूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ज्ञात रहे हिस्टेरेसिस मोटर में ना तो कोई वाइंडिंग होती है, ना तो कोई वाइंडिंग होती है, और बेटा ना ही किसी भी प्रकार के तीत होते हैं। कि तीत किसमें होते हैं बेटा? स्टेपर मोटर में किसी प्रकार के तीत होते हैं, ठीक है, तीत होते हैं। अब बताओ, जब तीत भी नहीं होगे, वाइंडिंग भी नहीं होगी, तो बेटा इसी मोटर चलने पर आवाज भी नहीं करेगी, ठीक है। अतः अतः उपरोक्त दोनों गुणों के आधार पर, उपरोक्त दोनों गुणों के कारण यह मोटर स्थिर गति पर भी चलेगी, स्थिर गति पर भी चलेगी, ठीक है। तथा तथा इसमें किसी प्रकार की
किसी प्रकार की आवाज भी नहीं होगी, क्योंकि आवाज होती क्या है बेटा, इस वाइंडिंग के कारण होती है और तीत के कारण होती है ना? तो बेटा ना तो इसमें तीत होंगे ना वाइंडिंग, अतः इसमें किसी प्रकार की आवाज भी नहीं आती, भी नहीं आती है ना? और बेटा इसीलिए इसको कहाँ मेडिकल में और ऐसी जगह पर यूज लिया जाता है, ठीक है? इसीलिए बेटा इसका प्रयोग ध्वनि यंत्रों में, सूचक में और जहां नॉइज की कम जरूरत होती है ना, वहां यूज करते हैं। अतः इसका प्रयोग ध्वनि, जो साउंड वाले होते हैं ना बेटा, हाँ, तो ध्वनि यंत्र हो गए, क्योंकि ध्वनि यंत्र में तो वैसे भी बहुत ज्यादा नॉइस होती है, तो अपन वहां यूज ले सकते हैं ताकि कम से कम आवाज की जाए, है ना? उसके अलावा बेटा सूचक यंत्रों में यूज ले सकते हैं, यंत्र में, ठीक है? और बेटा कहाँ ले सकते हैं? वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों तथा ऐसी जगह पर काम में लेते हैं, ऐसी जगह पर काम में लेते हैं जहां कम ध्वनि की जरूरत होती है। बेटा एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ कौन सी मोटर है जिसको कम ध्वनि पर यूज लेंगे? तो बेटा वो यही है, कम ध्वनि की आवश्यकता होती है, ठीक है? ठीक है, या ये लिखो तो बहुत ही अच्छा है कि कम ध्वनि के साथ स्थिर गति की आवश्यकता होती है, स्थिर गति की आवश्यकता होती है। ये बेटा इसकी संरचना से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए, ठीक है? अब बेटा एक बार अपन देख लेते हैं कि ये मोटर देखने में लगती कैसे है, ये मोटर देखने में लगती कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले तो बेटा क्या बनाओगे? आइए, तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? सबसे पहले इसके बाहर की तरफ का स्टेटर बनाने की जरूरत है क्या? चलो बना देते हैं। ये मान लो बेटा इसका स्टेटर है, और इसके स्टेटर पे बेटा आप क्या करोगे? वही 3 फेज वाइंडिंग लगा दोगे, लगा दी? अब क्या बनाओगे बेटा? अब इसका बनाओ आप रोटर, क्या बनाओ? रोटर, ठीक है। अब देखो, इस स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई करनी है, तो आप वाइंडिंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है? ये वाइंडिंग्स बता दी मैंने, ठीक है? ओके, एक बार मैं वीडियो रोक के बेटा ये चित्र बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा से बन जाए, ठीक है? हाँ, थैंक यू। ये देखो बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको जैसा लिखा है वैसे ही किया है, देखो आराम से। अब देखो, यह मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग होती है, देख लो बेटा। ये मेरा स्टेटर है, ये मेरा स्टेटर है और बाहर 3 फेज की वाइंडिंग की हुई है, की हुई है। बस यहाँ से सप्लाई दोगे तो बेटा यहाँ क्या एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना, और यही मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस रोटर को कट करेगा, है ना? अब देखना बेटा आराम से, और क्या लिखा है? देखो, हिस्टेरेसिस के गुण के लिए बेटा क्या करते हैं? एक अच्छे बीएच की जरूरत होती है, इसलिए क्या यूज करते हैं? क्रोमे स्टील। और बेटा देखना यहाँ पे इसके चारों ओर उच्च हिस्टेरेसिस पदार्थ वाले की टर्न लगाते हैं या रिंग लगाते हैं, लिखा है मैंने। अब देखो, ये मेरा रोटर है, किसका बना है बेटा? पूछा जाता है क्रोमे स्टील। ये मेरी शाफ्ट है और इसके ऊपर मैं ये रिंग लगा देता हूँ। ये क्या है बेटा? जहां उच्च हिस्टेरेसिस गुणांक है, इसका मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जिसका स्टीमेंस नियतांक, जिसका स्टीमेंस नियतांक, ये सब मैग्नेट पे पढ़ा है मैंने, है ना? ध्यान रखना, इसको ही बोलते हैं बेटा हिस्टेरेसिस गुणांक, है ना? यानी कि नीटा। और बेटा इस नीटा का मान क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब इससे होगा क्या देखना, जब ये मैग्नेट बनेगा तो बेटा इस रोटर को कट करेगा, है ना? अब जैसे ही रोटर को कट करेगा ना, तो बेटा ये जो कॉइल होती है ना, कॉइल, इसमें तो कॉइल जैसे ही कट करेगी, तो बेटा जब कॉइल कट करेगी तो मेरा क्या बनेगी? भंवर धाराएं बनेगी, है ना? और उससे क्या आएगा? प्रेरण का प्रभाव। और बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर क्या कौन से लॉस होंगे? कोर लॉसेस। और कोर लॉसेस कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है भंवर धारा का, जो क्या बनाएगा? प्रेरण का टॉर्क। और एक क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक कोर का, जिसको कहते हैं हिस्टेरेसिस, वो क्या बनाएगा? हिस्टेरेसिस टॉर्क, है ना? तो जब ये गति कर लेगी ना, तो लास्ट में केवल हिस्टेरेसिस टॉर्क बचेगा। देखना, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है? अब समझे इसका प्रिंसिपल? आ जाओ आराम से। यानी कि ये क्या करेगी बेटा? ये जो रिंग होगी ना, ये भंवर धारा का टॉर्क उत्पन्न करेगी, और साथ में बेटा इसका नीटा का मान भी ज्यादा है, तो बेटा ये क्या करेगी? कोर लॉसेस भी उत्पन्न कर देगी। अब कार्यप्रणाली समझते हैं, कार्यप्रणाली।
जब स्टेटर पर सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, तो क्या बनता है बेटा? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रोटर द्वारा काटा जाता है, काटा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? रोटर पे भी क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, जब रोटर काटेगा तो रोटर में क्या बनेगा? भंवर धारा। जब रोटर काटेगा तो क्या होगा बेटा? क्योंकि ये कौन सा पदार्थ है? उच्च हिस्टैरिसीस पदार्थ की रिंगों के कारण, तो क्रोम स्टील में, तो क्रोम स्टील तथा उस पर लगी, उस पर लगी, किसके बेटा? उस पर लगी उच्च हिस्टैरिसीस पदार्थ की, यानी कि उच्च हिस्टैरिसीस पदार्थ की, हिस्टैरिसीस पदार्थ की रिंग के कारण, के कारण क्या होगा बेटा? कारण, कारण बेटा हो गया उसमें, उसमें कोर लॉसेस उत्पन्न होंगे, उसमें कोर लॉसेस उत्पन्न होंगे, कोर हानि, कोर हानि उत्पन्न होगी। अब मुझे कोई बताओ कि आपने जब चुंबक पढ़ा था तो बताओ कोर हानि क्या होती है? जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे कि सर कोर हानि जो होती है वो मेरी क्या होती है? वो वास्तव में किससे बनती है बेटा? कोर हानि क्या होती है? एडी करंट, एडी करंट, एडी धारा हानि प्लस हिस्टैरिसीस हानि के बराबर होती है, हिस्टैरिसीस हानि के बराबर होती है। और ध्यान रखना बेटा, इसी एडी करंट, इसी एडी धारा के आधार पर, यानी कि इस हानि के द्वारा क्या होता है बेटा? प्रेरण टॉर्क उत्पन्न होता है। तो पूछेगा कि एडी धारा हानि के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो बोलना बेटा प्रेरण टॉर्क उत्पन्न होता है, प्रेरण का, है ना, क्योंकि प्रेरण होता है ना प्रभाव, प्रेरण का टॉर्क उत्पन्न होता है। और बेटा ये हाई क्रोम स्टील का बना हुआ है और साथ में हिस्टैरिसीस गुणांक की रिंगे हैं, तो बेटा इससे क्या होगा? हिस्टैरिसीस गुणांक उत्पन्न होगा, हिस्टैरिसीस टॉर्क उत्पन्न होगा, होगा। कब बेटा? ये कब? जब मोटर शुरुआत है। ये कब होगा? जब मोटर शुरू होगी, जब मोटर शुरू होगी। ठीक है, जब प्रेरण का टॉर्क भी होगा और हिस्टैरिसीस टॉर्क भी होगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत सही। लेकिन बेटा अंत में क्या होगा? इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक के कारण क्या होगा? जब ये मोटर चलने लग जाएगी तो बेटा उसमें केवल हिस्टैरिसीस का गुण रहता है, इसलिए इस मोटर को कहते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, तथा, तथा जब मोटर रनिंग अवस्था में आ जाएगी, रनिंग अवस्था में आ जाती है तो इसमें केवल क्या बचता है बेटा? केवल हिस्टैरिसीस टॉर्क बचता है, हिस्टैरिसीस। भाई पहले तो ये प्रेरण का भी था, है ना, यानी कि एडी करंट का भी था, लेकिन अब क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, इसलिए। जब मोटर रनिंग अवस्था में आती है तो कम आवर्ती, तो रोटर की कम आवर्ती के कारण, के कारण उसमें, उसमें केवल क्या बचता है बेटा? केवल क्या बचता है? हिस्टैरिसीस गुण ही बचता है, हिस्टैरिसीस गुण ही बचता है। ठीक है, ठीक है। और और इसी की, इसी कारण, और इसी कारण बेटा इसे कहा क्या बोला जाता है? इसी कारण इसे हिस्टैरिसीस मोटर कहा जाता है, हिस्टैरिसीस मोटर कहते हैं। ठीक है, हाँ। और बेटा एक चीज ध्यान रख लेना, कि ध्यान रख लेना कि अंत में जो टॉर्क विकसित होता है ना,
वो हिस्टेरेसिस गुण या अंत में जो यांत्रिक बल या टॉर्क उत्पन्न होता है बेटा, उसे हिस्टेरेसिस गुण का टॉर्क ही कहा जाता है। तथा अंत में उत्पन्न जो यांत्रिक यांत्रिक बल है, यानी कि जो मैकेनिकल बल है, इसको बेटा टॉर्क भी कह सकते हैं। टॉर्क सदैव क्या होता है बेटा? सदैव हिस्टेरेसिस गुण वाला होता है। हिस्टेरेसिस गुण वाला होता है। सही? ठीक है। तो ये बेटा आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिख दिया और मेरी तरफ से सिंगल फेज मोटर में कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। ठीक है? ध्यान रखना कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है, रिलक्टेंस और हिस्टेरेसिस ही होती है सिंगल फेज मोटर में। ठीक है? और मैंने हर पॉइंट को आपको बताने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है, और एक-एक पॉइंट को बेटा पढ़ लेना, है ना? इससे बाहर आईटीआई और डिप्लोमा जैसी परीक्षाओं में नहीं आता है। और वैसे तो बेटा कुछ भी पढ़ते रहो, है ना? मोटर्स भी बेटा ये क्या होती है, फिक्स नहीं होती, इसको अलग-अलग तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए इसको लिमिटेड ही पढ़ा जाता है। ठीक है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच। ठीक है?